जो मेरी जर्नी रही है, उसके बाद मैं हर एस्पिरेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक जॉब ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि हम लोग अपने 20s में होते हैं जब हम ये तैयारी कर रहे होते हैं एसेंशियली, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी जो हमें, और जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल टाइम एक एग्ज़ामिनेशन को देते हैं, तो हम हमारी लाइफ़ वो एग्ज़ाम बन जाती है और हम भूल जाते हैं कि उसके बियॉन्ड भी कोई चीज़ है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगा कि आप लोग के पास एक सेफ ऑप्शन है, एक सेफ एग्ज़िट ऑप्शन है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज़ से। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं हरियाणा से शाश्वत सांगवान जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 की परीक्षा में रैंक 320 हासिल की है अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। शाश्वत जी ने ये अपने सेकेंड अटेम्प्ट में किया और साथ ही साथ प्रिपरेशन की। ही वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब। चलिए सीधी बात करते हैं शाश्वत जी से और जानते हैं कि हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू स्टडी अलोंग विद हिज जॉब। Welcome, Shashwat ji, to Study IQ. Thank you, ma'am, for inviting me here, and those were very kind words. And please हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। शाश्वत जी, मैंने ये सभी को बता दिया कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ, लेकिन मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी देवानी जी, तो मेरा नाम शाश्वत सांगवान है। मेरी पढ़ाई दिल्ली में डीपीएस आरके पुरम से हुई है। मैं हरियाणा से आता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद इंजीनियरिंग के साथ साथ ही मैंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। हालांकि मेरी तैयारी उस टाइम कुछ महीनों की थी, तो मैं प्रीलिम परीक्षा में पास नहीं हो पाया था। फिर मैंने जॉब करनी शुरू करी और 2019 का अटेम्प्ट स्किप किया। पर फिर जॉब करते करते मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहिए, एटलीस्ट मेंस एग्जामिनेशन तक तो पहुंचूं एक बार। तो फिर मैं दोबारा तैयारी में आया। पिछले साल 2020 में मैंने तैयारी शुरू की और इस बार तीनों स्टेजेस क्लियर करके 320वीं रैंक हासिल की। शाश्वत जी, आप एक इंजीनियर हैं, आपने बिट्स पिलानी से अपनी पढ़ाई की है। सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसे आया? तो मैं हमेशा से ही मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैं बास्केटबॉल में मैंने नेशनल गेम्स खेले हैं, मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है, पर कभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो मैं सिविल सर्विस में आया क्योंकि मुझे एक बार इंडिया को फॉरेन सर्विस में रिप्रेजेंट करना था। दूसरी चीज ये थी कि मैं हमेशा से ही, जब बचपन से ही देखता था यूनाइटेड नेशन में जब इंडिया के हमारे डिप्लोमेट्स जाके बोलते थे, तो मेरी एक इच्छा थी मन की कि मैं भी एक दिन उन्हीं के समक्ष बैठूं और अपने देश के लिए वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन दूं बेसिकली। और फॉरेन सर्विस एक ऐसी जॉब है जहां आपको मोर देन 1 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो है वो मौका मिलता है। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से मैं इस यूपीएससी की तैयारी में आया। हालांकि 320वीं रैंक पे थोड़ा कठिन है फॉरेन सर्विस हासिल करना, तो मैं एक और प्रयास जरूर दूंगा इस एग्जामिनेशन का। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। शाश्वत जी, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ ही साथ आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन अपने आप में ही बहुत ही रिग्रेस है। उसके साथ साथ जॉब करना, कैसे मैनेज अपने टाइम को किया? दिव्यांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे को सफलता हासिल हुई है उसमें मेरी जॉब का एक बहुत बड़ा रोल है। रादर देन बीइंग अ डिस्ट्रैक्शन, इट वाज पुशिंग मी टुवर्ड्स दिस थिंग। उसके दो कारण हैं। एक कि जैसा कि मेरा 2018 में प्रीलिम क्लियर नहीं हो पाया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। और एक बैकअप प्लान की तरह इस जॉब ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, कभी प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दिया कि ये एग्जाम ही मेरे लिए सब कुछ है। दूसरा कारण ये था कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस जॉब ने मुझे दी, जो कि ऐसा नहीं है कि कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी, बट एक मेरे लिए एक पर्सनली एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि मैं अपने खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं अपनी लाइफ के हर स्टेज पे। तो वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे इस जॉब ने दी। और दूसरा, मुझे इसने कॉन्फिडेंस दिया कि यूपीएससी यदि नहीं भी होता है तो भी एक सुरक्षित करियर पाथ जो है वो मेरे लिए बन रहा है साथ। तो ये रीजन थे। अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन, जो आपको यूपीएससी सीएससी 2020 की फाइनल लिस्ट में लेकर आया? मैं ये कहना चाहूंगा कि सही गाइडेंस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस एग्जामिनेशन में। तो एक सेइंग है जो कहती है कि बिफोर यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर टू सक्सेस, जस्ट मेक श्योर इट इज लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल। तो बेसिकली आप जब तैयारी कर रहे हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती है, आप सही किताबों का चयन करते हैं, तो आपकी सफलता की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी गुना बढ़ जाती है। तो जस्ट मेक श्योर आप जब पढ़ रहे हैं तो वो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, एंड आई ओ माई रैंक टू देम एंटायरली। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो सिलेबस है वो सब लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन यूपीएससी का झुकाव कुछ पर्टिकुलर विषयों की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो मैं सबको यही सुझाव दूंगा कि वो जो विषय हैं जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इकोनॉमी के बेसिक्स हैं या हमारा एनवायरनमेंट के जो बेसिक्स हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें रादर देन आर्ट एंड कल्चर जैसे फैले हुए टॉपिक्स। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्मार्टली कवर करके उन पे ज्यादा टाइम देंगे तो आपको एक बेटर आउटपुट मिलेगा मार्क्स के फॉर्म में। तो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज सिलेबस इज वेरी वास्ट, आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस। स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आपको पहले कवर करना है ताकि आप अपने कुछ नंबर तो बिल्कुल अश्योर कर ले। शाश्वत जी, मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा इस पे और इलाबोरेट बात करें कि कैसे समझे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। और बहुत जरूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांशी जी, मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर कोई इस साल का एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है तो वो भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एज अ की देख के ही उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन या उससे रिलेटेड ही चीजों को टच करेंगे। तो हमें भी एक एग्जामिनर की जो मेंटालिटी है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कोई भी टॉपिक को अगर हम देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, तो कुछ उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जैसे महाबलीपुरम या बुद्धिज्म जैनिज्म के जो सेक्ट्स होते हैं, तो वो हर साल उनको ही टच करते हैं। तो अगर हम उन्हीं से अपनी तैयारी शुरू करें और उन्हीं को अपना एक मार्गदर्शक मान के चलें तो हमारी मेहनत भी कम हो जाएगी और हमारा एग्जाम को क्लियर करने के जो मार्क्स हैं वो भी हमारे इंक्रीज होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी गाइड बुक से इम्पोर्टेंट वो हमारा जो एक मार्गदर्शक है वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उन पे बेस्ड हमारी तैयारी सेंटर्ड होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अपना एक गाइडिंग लाइट बनाना है और इस एग्जामिनेशन में जब आप खुद वो रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन में जो पेपर सेट हो रहे हैं वो किस पैटर्न पे हो रहे हैं और क्या डायरेक्शन फॉलो अप हो रहे हैं। शाश्वत जी, आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि आपको समझ लेना है पहले कि क्या टॉपिक्स, जो ब्रॉड टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में श्योर शॉट आते हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ वो टॉपिक्स आप मेंशन कर सके, सो इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। जी जी बिल्कुल। तो हमारी तैयारी में एक जनरल स्टडीज के बेसिकली 4 मेन हमारे पिलर्स होते हैं। एक हमारा इंडियन पॉलिटी, जिसके लिए हम लक्ष्मीकांत की किताब सभी लोग फॉलो करते हैं। एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके लिए हम स्पेक्ट्रम की किताब फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी के बेसिक्स, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल फिनोमेना जो हैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुली हमें पढ़ना चाहिए। और चौथा इंडियन इकोनॉमी। तो ये बेसिक पिलर्स हैं। हमारा मैक्सिमम जो प्रेपरेशन टाइम है वो इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ही डिवोटेड होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स की बात करें तो काफी एटलीस्ट 60 to 70% पेपर जो आता है वो इन्हीं स्टैटिक टॉपिक्स पे आता है। और ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली फंडामेंटल बेस्ड और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स हमें नहीं छोड़ने चाहिए। और मेंस का तो पता नहीं, बट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब मैं नहीं क्लियर कर पाया था तो मैं काफी इंट्रोस्पेक्ट मैंने किया था अपने दूसरे अटेम्प्ट में कि क्या कारण थे। तो यही कारण निकल के सबसे ज्यादा सामने आया कि जो बेसिक स्टैंडर्ड हमारी किताबें हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन की, दे कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल प्रीलिम्स पेपर। तो इस चीजों के बार बार हम रिविजन करें सेम बुक्स का, तो ये डेफिनेटली आई कैन गिव इट इन राइटिंग टू एनी एस्पिरेंट हु इज डूइंग दीज 4 थिंग्स प्रॉपर्ली, ही विल श्योरली क्लियर प्रीलिम। शाश्वत जी, जैसे आपने बताया कि इंपॉर्टेंट पिलर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको फोकस करना, क्योंकि कई बार होता है हम स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं और जो बेसिक बुक्स हैं कहीं ना कहीं वो छूट जाती हैं और एग्जामिनेशन में वो बेसिक से ही रिपीट होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर है, बहुत सारे लोगों ने इसे ट्रिकी समझा, अनप्रेडिक्टेबल समझा, where they are lacking, why this tricky thing and it is all coming up? जी, तो प्रीलिम्स की अगर हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की हम बात करें तो वो 2 ही एस्पेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट हैं जितनी मेरी समझ है इस एग्जामिनेशन की। पहला एस्पेक्ट जो मैंने मेंशन किया, स्टैटिक किताबें जो हमारी हैं उनको हम बार बार रिवाइज करें,
ताकि क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे मिस ना हो, वो हर एक सीरियस एस्पिरेंट उन क्वेश्चंस को उठाता ही उठाता है। तो एटलीस्ट हम बाकी कैंडिडेट्स के लेवल पे जरूर आ जाते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं इस एग्जामिनेशन के। सेकेंड स्टेज जो है वो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये संभव नहीं है कि हमें 100 में से 80 क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर हम पक्का से बता सकें कि यही है। तो एक कैलकुलेटेड गेसिंग जो बहुत सारे टॉपर्स मेंशन करते हैं, एक कैलकुलेटिंग गेसिंग की जो आर्ट है वो हमें डेवलप करनी जरूरी है। और उसको डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि हम बहुत सारे मॉक प्रीलिम के टेस्ट दें। तो मैंने अराउंड 50 मॉक टेस्ट दिए थे, बट और मेरे काफी अच्छे मार्क्स से मैंने प्रीलिम क्लियर किया है। बट मेरे और भी दोस्त थे जो सहपाठी थे जो साथ में मेरे पढ़ रहे थे और जिन्होंने क्लियर किया है, उन्होंने अप टू 100-120 मॉक टेस्ट भी लिखे हैं और उनके प्रोपोर्शनेटली अच्छे मार्क्स भी प्रीलिम में आए हैं, जो ये दर्शाता है कि ये दो फैक्टर्स ही डिटरमाइन करते हैं कि आप प्रीलिम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मॉक टेस्ट, कैलकुलेटेड गेस और बेसिक्स बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, और शायद अगर हम अपने रूट्स को पकड़े रहे तो हमारे लिए प्रीलिम्स करना इट विल बी रिलेटिवली इजी रादर देन वैंडरिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस। इनफैक्ट एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा 2020 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था उसके पहले मैं काफी नर्वस था, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स फील करते हैं। तो उस सुबह जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा तो एक गवर्नमेंट स्कूल बॉयज का था और एक गर्ल्स का था, तो मैं गलत सेंटर पे पहुंच गया था और 15 मिनट थे गेट बंद होने में। और मन ही मन कोई भी एस्पिरेंट पैनिक होगा, जबकि मेरे मन में खुशी थी कि एटलीस्ट मेरा ये अटेम्प्ट बच जाएगा, कि अगर मैं सेंटर पे अटेंड नहीं हुआ तो मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था जब मैं हॉल में घुस रहा था। एंड नाउ आई हैव 320 रैंक, सो लुकिंग बैक द डॉट्स डू कनेक्ट, बट उस पॉइंट पे जो एक एस्पिरेंट गुजरता है इट्स वेरी नॉर्मल, और यही चीज मैं सबको बताना चाहूंगा। शाश्वत जी, आपने अपना एक प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बताया सबको कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, व्हाटएवर इट इज जस्ट लेट इट गो विद ऑप्टिमिज्म। मैं थोड़ा सा और मैं प्रीलिम्स के जो डी डे होता है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है किस तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर ना फील होने देना, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल गो कि बस यही है, यही करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। सो हाउ टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस नॉट अफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड यू? जी जी, मेरी समझ में हर एक इंसान का अलग तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का। तो मेरे लिए ये था कि मैं एग्जाम से पिछले दिन अपने जो मेरे करीबी मित्र हैं, मेरे खास दोस्त हैं, उनसे मैं एक बारी फोन पे बात करता था। और हालांकि मुझे भी पता था कि मुझे शांत रहना है, काम रहना है, एक बारी किसी और के मुंह से वो सुन लेता था। तो वो जो दोस्त मेरे साथ थे, मैं उन्हीं को ही इसका शुक्रिया देना चाहता हूँ। तो इनफैक्ट पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड्स, क्योंकि पेरेंट्स खुद पैनिक होते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू योर रिजल्ट। और दोस्त होएगा तो भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, हो गया, नहीं हुआ तो भी कहते हैं कोई बात नहीं, मत हुआ। तो वो एक जो बैलेंस है, वो जो एक अप जो इमोशनल स्विंग्स, जो मूड स्विंग्स कुछ लोगों ने कहते हैं, वो दोस्त सबसे अच्छी तरह समझते हैं आपको। और एक कुछ अच्छे दोस्त होना जरूरी है। तो मेरे लिए वो था। बट काफी लोग के और भी तरीके होते हैं। कुछ लोग खुद को कट ऑफ कर लेते हैं सोशल मीडिया से, कुछ लोग फोन से कट ऑफ कर लेते हैं, तो कुछ लोग पेरेंट्स के थ्रू सपोर्ट सीख करते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। बट आप खुद को जानेंगे जब आप इस तैयारी में कुछ महीने स्पेंड करेंगे, और आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्या चीज आपके लिए काम करती है। शाश्वत जी, आप 2018 से इस प्रिपरेशन में हैं। हमेशा एस्पिरेंट्स को एक कॉमन डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़ना है, 1 साल का पढ़ना है, 1.5 साल का, 2 साल का भी। आपके हिसाब से जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने टाइम का, कितने स्पैन का करंट अफेयर्स कवर करना है और कितने सोर्सेज रेफर करने हैं? जी जी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है काफी सारे कैंडिडेट्स के लिए, मेरे लिए भी था। तो मेरी समझ में सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो हमें स्टैटिक मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखना चाहिए। जब वो उस पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए, फिर हमें करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ना शुरू करना चाहिए। और एटलीस्ट 12 महीने का तो हमें टिप्स पे होना ही चाहिए हमारा करंट अफेयर्स। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच गया है तैयारी के बाद, जो मुझे नहीं लगता बचेगा किसी के पास, बट अगर कोई है जो जो दे सकते हैं, तो 6-7 महीने और आप पीछे जा सकते हैं मैक्सिमम। पर वो सब तब बशर्ते आप जो
स्टैटिक वाली अपनी जो 4-5 किताबें हैं, आप उनको ठीक से कवर करके जाएं। उसके बाद आप जितना कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ है। Shashwat, if I can take you back to your preparation days, आप जॉब कर रहे थे and lot of working professional will connect with your journey. किस तरीके से आप अपने जॉब के साथ प्रिपरेशन को मैनेज करते थे? पूरा पूरा प्लान किस तरीके डे कैसे प्लान करते थे? देखिए, जो मेरी जर्नी रही है उसके बाद मैं हर एस्पिरेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक जॉब जरूर ले लीजिए, क्योंकि हम लोग अपने 20s में होते हैं जब हम ये तैयारी कर रहे होते हैं एसेंशियली, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी जो हमें, और जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी फुल टाइम एक एग्जामिनेशन को देते हैं तो हम हमारी लाइफ वो एग्जाम बन जाती है और हम भूल जाते हैं कि उसके बियॉन्ड भी कोई चीज है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोग के पास एक सेफ ऑप्शन है, एक सेफ एग्जिट ऑप्शन है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज से। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि मेरे अनेकों मित्र हैं, अनेक सहपाठी हैं जिन्होंने एक जॉब के साथ, एक प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसके साथ इस एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की है। तो जब आपके पास एक टारगेट है कि आपको इस घंटे से इस घंटे ऑफिस में रहना है, तो बचा हुआ टाइम आपके पास 4 या 5 घंटे ही बचते हैं, तो उसका फिर आप सदुपयोग करते हैं। आप उस टाइम पे फुल फोकस से और फुल कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ते हैं, रादर देन जो मेरे साथ होता था कि अगर मुझे जॉब के लिए सुबह नहीं उठना तो मैं 11-10 बजे तक आराम से सोता था। तो पर अगर मुझे जॉब पे जाना है तो फिर मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ। तो एक वो डिसिप्लिन, एक रूटीन जो बन जाता है, वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड बन जाता है इस पूरी जर्नी में। तो आप टाइम को कंपार्टमेंटलाइज कीजिए। अगर आप सुबह जॉब से पहले 2 घंटे पढ़ सकते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा सुझाव है। नहीं तो आप जॉब कंप्लीट करके घर आइए, अपना रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर, एंड यू पिक अप योर बुक्स। सो आई थिंक दैट इज द थिंग विच वर्कड फॉर मी, and this is what other people can follow, and this should be helpful. I'm sure this is going to be very helpful. और जो भी suggestions आपने throughout दिए इस interview के, it's going to reach a lot of people and lot of people are going to connect and take it as a catalyst in their preparation. Shashwat, how Study IQ has been part of your journey? Study IQ जो कि एक काफी जाना माना YouTube चैनल है, उसने मेरी काफी सहायता करी है इस परीक्षा में ये रैंक हासिल करने में। खासकर जो इनकी छोटी 4 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट वाली वीडियोस हैं, वो काफी हेल्पफुल हैं एक बहुत ही टारगेटेड टॉपिक को कवर करने के लिए। कभी कभी होता है हम जब पढ़ाई करते हैं तो एक बोरियत बन जाती है टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के। तो जैसे रिवर्स के टॉपिक्स हो गए, माउंटेन्स के टॉपिक्स हो गए, वो स्टडी IQ काफी बेहतरीन और कम समय में आपको ऑडियो विजुअल मीडियम के द्वारा समझा देता है। तो मैं स्टडी IQ को धन्यवाद करना चाहूंगा उस कंटेंट के लिए जिसने मेरी सहायता की इस एग्जामिनेशन में ये रैंक हासिल कर। वी आर वेरी ग्लैड शाश्वत जी दैट हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, शेयरिंग your journey with us. Thank you, and the entire team wishes you all the best. Thank you once again. Thank you so much. Have a great day.